ये डे आप लोग याद रखेंगे क्योंकि यूएन के द्वारा डेजिग्नेटेड है वर्ल्ड बाइसिकल डे। और वर्ल्ड बाइसिकल डे इसलिए मनाया जाता है ताकि हम लोग दुनिया भर में साइकिलिंग को प्रमोट कर सकें, और जो हम लोग ईंधन यूज करते हैं यानी कि फ्यूल यूज करते हैं उसके ऊपर डिपेंडेंसी कम हो। साइकिल चलाने से हेल्थ भी अच्छी रहती है। अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि दुनिया में साइकिलिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड किसको बोला जाता है? कोई बताएगा साइकिलिंग कैपिटल किसको बोला जाता है? हाँ जी। यश जीत, आदित्य, नीतू जी, मार्गदर्शी, आयुषी, किसा जी, कोई भी बता दो। साइकिलिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। याद रखना, एम्स्टरडेम को बोला जाता है साइकिलिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। एम्स्टरडेम नीदरलैंड्स की कैपिटल है, और वहां पे साइकिलिंग कल्चर बहुत ज्यादा है। वहां पे लोग प्राइवेट ट्रांसपोर्ट उस तरह का, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी साइकिल ही यूज करते हैं। वहाँ ऐसा नहीं है कि सबके पास प्राइवेट साइकिल है, लेकिन वहाँ पे साइकिल स्टैंड्स होते हैं। वहां जाओ, आप अपना स्कैन करो, जितना पेमेंट होता है वो करो, और साइकिल लेके जाओ। जहां तक आपको जाना है वहां तक जाओ, वहां पे साइकिल स्टैंड होगा, उस साइकिल स्टैंड में उस साइकिल को आप खड़ा कर दो। तो इस तरीके का वहां पे पूरे शहर में सिस्टम है कि कॉम्यूट करने के लिए साइकिल काफी उपयोगी और सबसे ज्यादा यूज की जाती है वहां पर। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब देखो, कई दिनों से ये कंट्रोवर्सी चल रही है। कौन सी? ऑन स्क्रीन मार्किंग वाली। इसके बारे में बीच बीच में हम लोगों ने एक दो बार बात भी करी है। ठीक है, तो आज इसके ऊपर थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिर्फ बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ नहीं है, पूरे देश के भविष्य से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही नहीं कहते कि बच्चे देश का भविष्य हैं, आप ही लोग देश का भविष्य हैं। आप ही लोग देश का भविष्य इसलिए हैं क्योंकि आप ही लोगों में से कल को कोई, आप ही की जनरेशन का आदमी कोई या महिला कोई कल को चल के प्रधानमंत्री बनेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा, है ना, किसी स्टेट का मुख्यमंत्री बनेगा, तो आप ही लोगों में से बनेगा। तो आप लोगों का व्यक्तित्व निर्माण किस तरीके का हो रहा है? आप लोगों का, जो इस समय स्टूडेंट है जिसने 12वीं का एग्जाम दिया, नीट का एग्जाम दिया, उसका सिस्टम के ऊपर विश्वास कितना है, वो सिस्टम को लेकर सिनिकल कितना हो जा रहा है। क्योंकि ये तो एग्जाम, मेहनत करने का तो कोई फायदा ही नहीं है कि मेहनत से तो कुछ मिल ही नहीं रहा। नीट के पेपर में मेहनत कर रहे हैं, एग्जाम लीक हो जा रहा है। सीबीएसई का 12th का एग्जाम दे रहे हैं, मतलब 12th का एग्जाम दे रहे हैं, और उसके अंदर देखो मार्किंग किस तरीके से हो रही है, ऑन स्क्रीन मार्किंग। ऑन स्क्रीन मार्किंग क्या होता है? इसके अंदर क्या किया जाता है, आपकी आंसर शीट को स्कैन किया जाता है, उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, और फिर उसको क्या किया जाता है, चेकिंग करने के लिए टीचर के पास भेजा जाता है। अब जब वो स्कैन की हुई कॉपी टीचर के पास पहुंची है, तो देखो क्या क्या समस्याएं खड़ी हुई हैं। ब्लर्ड है, स्कैन्ड आंसर शीट ही ब्लर्ड है, उसमें पढ़ा ही नहीं जा सकता कि बच्चे ने क्या लिखा है। अब बच्चे ने कितना भी अच्छा लिखा हो, वो आंसर शीट तो ब्लर्ड है, उसको नंबर उसको मिलेंगे ही नहीं। पेजेस मिसिंग है। बहुत सारे बच्चों का ये एलिगेशन है कि साहब मैंने तो 18 पेज भरे थे और इसके अंदर तो 6 ही पेज दिखा रहा है। मैंने 18 पेज का पूरा आंसर शीट लिखा और उसके अंदर दिखा रहा है, जब मैं ऑनलाइन चेक कर रहा हूँ तो उसके अंदर 6 ही शीट आ रही है। तो ऑब्वियसली जितने नंबर का उसने लिखा है, जो उसकी कैपेबिलिटी है, जो उसका कैलिबर है, उसके हिसाब से उसको मार्क्स नहीं मिल रहे हैं। मिसिंग सप्लीमेंट्री शीट से पूरी मिसिंग है। रॉन्ग मैपिंग ऑफ आंसर शीट, टेक्निकल ग्लिच इन री इवेल्युएशन पोर्टल। री इवेल्युएशन पोर्टल के अंदर भी ग्लिच है। रॉन्ग मैपिंग, यानी कि नाम तो ऊपर मेरा है, मान लो किसी XYZ, मेरा रोल नंबर है, आंसर शीट जो है अंदर जो आंसर लिखे वो किसी और की आ गई, मेरी आंसर शीट किसी और के बच्चे के नाम के पीछे चली गई, तो जो मुझे मार्क्स मिलने थे किसी और को मिल गए। हो सकता है नेताजी के बच्चे ने टॉप कर लिया हो, है ना, या सीबीएसई में जिसके रिश्तेदार बैठे उन्होंने टॉप कर लिया हो। अच्छा, जब टॉप करने की बात आती है या मार्क्स में हेरा फेरी की बात आती है, तो सीबीएसई हमारी इतनी महान निकली इस बार कि इन्होंने क्या किया कि ये ओएसएम मार्किंग के लिए जो टेक्निकल
एक वो देना पड़ेगा ना, क्या बोलते हैं उसको, टेंडर निकालना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा कंपनी को। कौन करेगा, कौन करेगा उसको अपलोड? तो टेंडर निकालना पड़ेगा। तो टेंडर में पहले सिर्फ और सिर्फ टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने ही टेंडर को फिल किया, लेकिन नहीं मिला उसको। फिर दोबारा से टेंडर निकाला गया, तो पोएम एड्यूटेक प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद की कंपनी है, इसको मिला। अब इसको मिला कैसे? इसको दिलाने के लिए, हालांकि आप लोगों के एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीजें, लेकिन चूंकि देश के भविष्य से जुड़ी हुई है इसलिए हल्का सा डिस्कशन यहाँ पर जरूरी हो जाता है। देखो उन्होंने क्या किया, द कंसर्न रेज्ड बाय क्रिटिक रिपोर्टेडली रिलेटेड टू चेंजेस सच एज टेक्निकल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट ही चेंज कर दी। जिस कंपनी को टेंडर मिलना था उसकी कुछ रिक्वायरमेंट होंगी ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं आज एक कंपनी बनाऊं और एयरपोर्ट बनाने का टेंडर ले लूं सरकार से, सरकार पूछेगी भाई तुम्हारे पास एक्सपीरियंस क्या है, तुम्हारे पास टेक्निकल एक्सपर्टीज क्या है। तो टेक्निकल एक्सपर्टीज, टेक्निकल क्वालिफिकेशन को ही क्या कर दिया, चेंज कर दिया। एक्सपीरियंस क्राइटेरिया को ही चेंज कर दिया। सरकार पूछेगी तुम्हारे पास क्या एक्सपीरियंस है एयरपोर्ट बनाने का, मैं कहूंगा सर कुछ नहीं। तो कहेगी जाओ पहले कुछ एक्सपीरियंस लेके आओ, कुछ सामान, कुछ चीजें बनाओ, सड़क तो बनाओ कम से कम, पहले हाईवे बनाओ, है ना। फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी नॉर्म्स बीइंग चेंज्ड, तो फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी भी चेंज कर दी। वेटेज बिटवीन टेक्निकल एंड फाइनेंशियल इवैल्यूएशन बीइंग रिवाइज्ड। Questions regarding whether eligibility conditions favored particular bidders, concerns about evaluation methodology and transparency। तो ये सारे concerns लोग उठा रहे हैं, लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार ने क्या किया, सीबीएसई के चेयरमैन का ट्रांसफर कर दिया, सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह का ट्रांसफर कर दिया, सीबीएसई के सेक्रेटरी हिमांशु गुप्ता को रिप्लेस कर दिया, सीनियर आईएएस ऑफिसर लोखंडे प्रशांत सीताराम को अपॉइंट कर दिया एज न्यू चेयरमैन, और 1 मेंबर इंक्वायरी कमेटी भी बना दी कि इंक्वायरी होगी। बच्चों के नंबर नहीं आ रहे हैं क्योंकि आंसर शीट ब्लड है, आंसर शीट चेंज हो गई है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उन्हें अब कॉलेज में एडमिशन लेना है, अपने वही मार्कशीट लेके जानी है जो ब्लड कॉपी से चेक हुई है, वही मार्कशीट लेके जानी है ना कॉलेज में। अभी अभी तो नहीं, अब देख लो, इन्होंने री इवैल्यूएशन के लिए भी पोर्टल खोला, री इवैल्यूएशन पोर्टल में लॉग इन ही नहीं हो पा रहा है, कैप्चा एरर आ रहे हैं। कैप्चा भरते हो ना आप लोग, जो इस तरीके से लिखा आता है, जो चेक करता है कि कहीं आप रोबोट तो नहीं हो, जो इस तरीके से लिखा आता है F4 और EZ, ऐसे अजीब सा लिखा होता है, फिर आपको भरना होता है, उसको बोलते हैं कैप्चा। ब्लैंक स्क्रीन आ रही है, सर्वर काम नहीं कर रहा, सर्वर ओवरलोड हो गया। मात्र 16,000 स्टूडेंट्स ने एप्लीकेशन भरा और सर्वर ओवरलोड हो गया। लेकिन ये मात्र नहीं है, 16,000 बच्चों को कम से कम एक दिन में, पहले दिन 16,000 बच्चों ने भरा है, तो कम से कम इतने बच्चे तो हैं ही जिनको ये पता है कि उनके मार्कशीट में गड़बड़ है, उनकी जो आंसर शीट है उसके अंदर गड़बड़ है। ठीक है, तो इवेल्युएशन फिर से दोबारा से जो इवेल्युएशन हो रहा है उसमें भी पेजेस मिसिंग है, मैप मिसिंग है, ग्राफ मिसिंग है, सप्लीमेंट्री शीट मिसिंग है, इनकरेक्ट आंसर बुक अपलोड हो गई है। तो फिर से मार्क्स तो वैसे ही आने हैं, जो एक्सपेक्टेड थे, जो कैलिबर है, जो टैलेंट है, उसके हिसाब से तो मार्क्स मिलने नहीं है ना। तो मोबाइल इंटरफेस इश्यूज आ रहे हैं, सेशन टाइम आउट हो जा रहा है। वो जैसे आप किसी भी वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे तो वो ऐसे घूमने लगता है, गोल 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 गोल, वो सेशन ही टाइम आउट हो जा रहा है, उसका टाइम ही खत्म हो जा रहा है, वो हो ही नहीं पा रहा लॉगिन। तो इतनी सारी समस्याएं 12th क्लास के बच्चे के सामने खड़ी। पहले तो चलो सरकारी एग्जाम्स जो नौकरी वाले होते थे वो लीक हुआ करते थे, अब तो 12th के एग्जाम्स, 12th के बाद जो नीट के एग्जाम हो रहे हैं वो लीक हो रहे हैं, आईआईटी के लीक हो जाए किसी दिन, क्लैट का भी लीक हो सकता है जुडिशरी का भी लीक हो जाए किसी दिन, री नीट भी लीक करा दिया। अच्छा, हमारी सरकार इतनी ईमानदार है, मतलब ये मैं वैसे सरकास्टिकली बोल रहा हूँ, हो सकता है कि कुछ भी कर सकते हैं लोग, कुछ नहीं कह सकते इनको, है ना। एक सार्थक सिद्धार्थ नाम का लड़का है, 17 साल का, मात्र 17 साल का लड़का है, जिसने की ये सारी की सारी कमियां बताई थी। सबसे पहले तो इसी की आवाज को दबाने की कोशिश की सरकार ने इसकी वीडियो हटवाने की और इसको, इसकी आवाज को दबाने की कोशिश की कि ना बोले।
उसके बाद उसके बाद सरकार ने स्कूलों के ऊपर, सीबीएसई के द्वारा स्कूलों के ऊपर प्रेशर बनाया कि अपने स्टूडेंट्स से वीडियो रिकॉर्ड कराओ कि ओएसएम मार्किंग सिस्टम बहुत बढ़िया है, एफिशिएंट है, ट्रांसपेरेंट है, जितना मैंने मार्क्स को एक्सपेक्ट किया था उतने मेरे नंबर आए। तो ऐसी वीडियोस बनवा के डाली जा रही है ना। तो ये सारी चीजें चल रही है, हल्का सा आप लोगों को इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो इसको देखते रहो। बाकी तो आर्टिकल 21 से रिलेटेड है ही, आर्टिकल 21 डेटा प्रोटेक्शन। ये जो पोर्टल है, एक और चीज, ये जो पोर्टल है, ये 3 महीने तक लगभग एक 19 साल का लड़का हैक करके सीबीएसई के पोर्टल को, अब सीबीएसई के पोर्टल को हैक करना कितना आसान है मैं आपको बताऊं। उस पर जाके आप राइट क्लिक करो और F12 की दबाओ, F12 या F4 की है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं एथिकल हैकिंग में नहीं हूँ। जो एथिकल हैकिंग में होगा वो उसको बहुत इजीली हैक कर सकता है। पासवर्ड उन्होंने वही लिख रखा है, कोड में ही पासवर्ड लिखा हुआ है। आप उनके कोड से पासवर्ड कॉपी करो, लॉगिन करो, 93 लाख बच्चों का भविष्य आपके हाथ में, किसी को पास कर दो, किसी को फेल कर दो। हालांकि जिसने हैकिंग करी है वो एथिकल हैकिंग में आता है। एथिकल हैकिंग मतलब, एथिकल हैकिंग यानी कि जो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए हैकिंग नहीं कर रहे, सिस्टम के अंदर बग ढूंढने के लिए हैकिंग कर रहे हैं और उस बग को आइडेंटिफाई करके उसको रिमूव करने के लिए काम कर रहे हैं। तो उसको रिमूव करने के लिए से सीबीएसई को 2-3 बार बोला कि इसको रिमूव करो, इसको रिमूव करो, सीबीएसई ने नहीं किया रिमूव। एट लास्ट फिर इसके ऊपर जांच बैठी कि क्या दिक्कत है, कैसे हटेगा। लॉगिन करना कितना आसान है, आपके पास किसी भी टीचर की आईडी आनी चाहिए, बस आप उसमें लॉगिन कर सकते हो। पासवर्ड की जरूरत ही नहीं है, फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करो, पासवर्ड रिसेट करो और लॉगिन कर लो। आप उस टीचर का पासवर्ड रिसेट कर दो, वो लॉगिन ही नहीं कर पाएगा। मतलब ऐसा नहीं है ना कि सारे टीचर मिलेनियल और जेनजी हैं, बूमर्स भी तो हैं, पुराने भी तो टीचर्स हैं। तो उनके पास जो डेटा है, उस पूरी वेबसाइट पे जो डेटा है, तो वो डेटा प्राइवेसी जो है हमारी, उस पर कंसर्न उठाता है, यानी कि राइट टू प्राइवेसी, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 के अंदर केएस पुट्टू स्वामी केस के अंदर कहा गया ना कि राइट टू प्राइवेसी इज फंडामेंटल राइट, पार्ट एंड पार्सल ऑफ आर्टिकल 21। तो वो प्लस फेयर मार्किंग होनी चाहिए, ये मेरा अधिकार किसके अंदर है, आर्टिकल 14 के अंदर, राइट टू इक्वालिटी, है ना। तो राइट टू इक्वालिटी का भी और राइट टू लाइफ का भी यहाँ पर क्या हो रहा है, वायलेशन हो रहा है। वो भी किसकी, जो देश का भविष्य है, जो आगे आने वाले आने वाले समय में देश को बनाएगा। तो ऐसी मानसिकता जब हम पैदा कर देंगे यूथ के अंदर, जो कि सिस्टम के ऊपर विश्वास नहीं करेगा, जो कि इस बात पे विश्वास नहीं करेगा कि मेहनत करने से अच्छा फल मिलेगा, तो फिर हम किस तरीके का भविष्य अपने देश के लिए बना रहे हैं, ये हमें सोच के चलना चाहिए। ठीक है, सरकारों को सोचना चाहिए इस विषय पर। सर हाँ जी। सर सीबीएसई का न्यू चेयरमैन कौन बना है? सीबीएसई के नए चेयरमैन बने हैं लोखंडे प्रशांत सीताराम। तो ओके सीताराम को सर। ही लेके आएंगे, बस इतना याद रखो कि सीताराम के भरोसे ही है सीबीएसई, अपनी तो नैया पार तू लगाई दे। एक गाना है ना ऐसे, कौन सा गाना है, गाना तो मैं भूल गया, लेकिन उसके अंदर ऐसे ही है कि अपनी तो नैया है राम के भरोसे, तो लोखंडे प्रशांत सीताराम के भरोसे है 93 लाख बच्चों का भविष्य। ठीक है, तो सीता राम, सीताराम, लोखंडे प्रशांत, प्रशांत, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। एनसीईआरटी वो सीबीएसई का चेयरमैन, जिसके हाथ में सबका भविष्य है, सीताराम के हाथ। ठीक है ना। गवर्नमेंट टू रिप्लेस डब्ल्यूपीआई, डब्ल्यूपीआई खत्म करने जा रही है गवर्नमेंट, कह रहे कि अब हम डब्ल्यूपीआई नहीं लेंगे। डब्ल्यूपीआई मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है, इसको हल्का सा समझ लो, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि सरकार खत्म करने जा रही है, जो नई व्यवस्था लाने जा रही है वो तो है इंपॉर्टेंट, डब्ल्यूपीआई भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जैसे मैं थोड़ा सा आप लोगों से पूछना चाहूंगा, क्योंकि कहाँ से शुरू करूं मुझे ये समझना है। ठीक है, तो नीतू जी आप मुझे ये बताओ, इन्फ्लेशन क्या होता है। व्हाट इज इन्फ्लेशन, जी नीतू जी।
सर गुड्स एंड सर्विसेज में जो सर कीमतें लगातार बढ़ती हैं अ, और सर परचेजिंग पावर कम हो जाती है, उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। मतलब एक अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो महंगाई। आयुषी? जी सर। क्या होता है इन्फ्लेशन? सही बताया नीतू ने। हाँ सर, बिल्कुल सही बताया है किस कि किस उसी पैसे में कम चीजें आप खरीद सवाल पा अलग रहे है हैं। मेरा आपसे। हाँ जी। मेरा सवाल अलग है आपसे, वो तो समझ में आ गया हाँ जो जी। नीतू ने बताया। इन्फ्लेशन कितने प्रकार से, मतलब हम कितने टाइप के इन्फ्लेशन को काउंट करते हैं इंडिया के अंदर अभी तक? 2 टाइप्स, कौन कौन से? डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ना, आयुषी? सर मुझे एक तो पता है जिसमें ये होता है कि आपने बहुत ज्यादा सप्लाई कर दिया है मनी आपकी इकोनॉमी के अंदर, और हाँ, उसकी वजह से आपकी परचेजिंग पावर कम हो गई है क्योंकि ऑलरेडी सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई है मनी ज्यादा और सप्लाई करेंगे तो डिमांड। परचेजिंग पावर कम होगी कि ज्यादा होगी? नहीं sir, अगर मार्केट में पैसा आपका ज्यादा आ गया है तो मतलब तो उससे प्रॉब्लम हो जाती है। तो इन्फ्लेशन इससे ज्यादा होगा कि कम होगा? मतलब आपकी परचेजिंग पावर कैपेसिटी जो है वो बढ़ेगी या घटेगी? मार्केट में पैसा आ गया तो परचेजिंग पावर मार्केट कैपेसिटी में बढ़नी हद चाहिए, से ज्यादा, नहीं चाहिए? सर हद से ज्यादा पैसा आएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। पहले इन्फ्लेशन कम होगा फिर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। देखो, ठीक है, कोई बात। देखो, इन्फ्लेशन को हम दो तरीके से काउंट करते हैं अभी तक। एक होता है होलसेल इन्फ्लेशन, सर दूसरा है CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, आई थिंक। कंज्यूमर इन्फ्लेशन। ठीक है। होलसेल इन्फ्लेशन के लिए निकालती है सरकार WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स, और कंज्यूमर इन्फ्लेशन के लिए निकालती है CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है? कुछ नहीं है, लिस्ट है। लिस्ट है कि दाल, आटा, चावल मई 2026 में कितने रुपए की है, अप्रैल 2026 में कितने की थी, बेस ईयर से कंपेयर कर लेंगे। जितना परसेंटेज बढ़ा होगा, जितना परसेंटेज घटा होगा, इन्फ्लेशन निकाल लेंगे उस हिसाब से। ठीक है, सिंपल। और मनी फ्लो की जहां तक बात है, अब इसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करता है? आरबीआई के पास कुछ मैकेनिज्म है, जैसे CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। अब ये रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट के लिए शॉर्ट नोट आया हुआ है 2018 के पेपर में, जल्दी बताओ रेपो रेट क्या होता है और रेपो रेट से इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होगा? हालांकि मैं अभी उसमें जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन आयुषी ने क्योंकि मनी फ्लो की बात कर दी कि पैसा मार्केट में आ जाएगा तो इन्फ्लेशन के ऊपर असर पड़ेगा, इसलिए ये सवाल जरूरी हो गया अब समझना। रेपो रेट क्या होता है? सर जो आरबीआई बैंक्स में पैसे देता है, रिलीज करता है, उसको आई थिंक रेपो रेट बोलते हैं। आरबीआई बैंक को क्या देता है? पैसा देता है लोन की तरह। इस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट लेता है, इस इंटरेस्ट को बोलते हैं रेपो रेट। ठीक है, इस इंटरेस्ट को बोलते हैं रेपो रेट। ठीक है, अब हमको ये बात समझ में आ गई कि इंटरेस्ट रेट जो आरबीआई ले रहा है किससे? बैंक से, उसको क्या बोल रहे हैं? रेपो रेट। अब रेपो रेट अगर कम होगा, सर एक्सक्यूज मी, हाँ जी, सर ये जो आपने अभी बताया रेपो रेट, सर एक बार इसे मुझे थोड़ा सा और समझाएंगे? रेपो रेट तो अभी सर बताया ही नहीं, अभी इसमें तो बता रहा हूँ। सर इसमें जो अभी आपने बताया बैंक पैसा रखता है आरबीआई के पास, नहीं नहीं नहीं, ज- बैंक को पैसा मिलता है आरबीआई से, उसके ऊपर जो बैंक इंटरेस्ट पे करेगा आरबीआई को, उसको बोलते हैं रेपो रेट। जो आप कह रहे हो उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, रेपो रेट क्या होता है? इंटरेस्ट रेट है
जो कौन ले रहा है, आरबीआई ले रहा है। किससे ले रहा है? बैंक से ले रहा है। अब रेपो रेट जितना ज्यादा होगा, मान लो 7% है, तो बैंक जो फर्दर लोन देगा किसको? पब्लिक को जो लोन देगा वो कम से कम 7% पे देगा। 7% से नीचे तो नहीं दे सकता, क्योंकि उसको ही उतना देना पड़ रहा है। रेपो रेट घट के 5% हो जाता है, तो यहां पर जो पब्लिक को लोन मिल रहा है ये भी तो सस्ता हो जाएगा। सस्ता हो जाएगा तो क्या करेगी पब्लिक? जाके लोन लेगी। लोन लेके क्या करेगी? जाके सामान खरीदेगी, डिमांड क्रिएट करेगी। और जब डिमांड क्रिएट होगी तो प्राइसेस कहां जाएंगे? इकोनॉमिक्स का सिंपल सा नियम है, जब डिमांड होगी, जिस चीज की डिमांड होगी, प्राइसेस ऊपर जाएंगे। ठीक है, जिस चीज की डिमांड बढ़ेगी उसके प्राइसेस भी बढ़ेंगे। प्राइसेस बढ़ेंगे यानी कि इन्फ्लेशन हो गया। तो रेपो रेट को कम करने से क्या होगा? इन्फ्लेशन होगा। वहीं रिवर्स रेपो पे आ जाओ। रिवर्स रेपो रेट यानी कि यहां पर क्या बढ़ गया? लिक्विडिटी बढ़ गई मार्केट के अंदर। लिक्विडिटी जो आप कह रहे थे ना, मार्केट में पैसा आ गया, यहां से आ गया। कैसे आ गया? लोन के जरिए आ गया। ठीक है। रिवर्स रेपो क्या होता है? रिवर्स रेपो होता है जो आरबीआई है वो लोन लेता है। किससे? बैंक से लोन ले रहा है, और उसके बदले में जो बैंक को इंटरेस्ट दे रहा है उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, बैंक से लोन ले रहा है। अगर इसको बढ़ा दिया, अगर इसको बढ़ा दिया तो क्या होगा? बैंक हमको लोन ले देना कम कर देगा और आरबीआई को लोन देना ज्यादा कर देगा, यानी कि लिक्विडिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जब लिक्विडिटी कम हो जाएगी तो क्या होगा? इन्फ्लेशन अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि आप मार्केट में जाके डिमांड ही नहीं करोगे सामान की, क्योंकि आपके पास पैसा ही नहीं होगा ना। आपके पास लिक्विडिटी कम हो गई, आप कम डिमांड करोगे, कम डिमांड करोगे तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। ये तो हो गई कौन सी? ये कौन से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का तरीका हो गया? डिमांड पुश इन्फ्लेशन। ये डिमांड पुश इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का तरीका है। अब एक होता है सप्लाई पुश इन्फ्लेशन, यानी कि प्रोडक्शन पुश, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जैसे बोलते हैं। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कैसे होता है? जैसे अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद पड़ा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने से क्या हुआ? पेट्रोल के प्राइसेस, डीजल के प्राइसेस, एलपीजी के प्राइसेस, एनर्जी के प्राइसेस अचानक बढ़ गए। सब चीजों के प्राइसेस बढ़ गए तो प्रोडक्शन के लिए जो एनर्जी रिलीज करनी पड़ रही है, एनर्जी जो चाहिए, वो महंगी हो गई। वो महंगी हो गई तो प्रोडक्शन महंगा हो गया। अब प्रोडक्शन ही मेरा 10 रुपए में हो रहा है, पहले मैं 5 रुपए बना के 7 रुपए में सामान बेच रहा था। अब वो 5 रुपए का सामान बन ही 10 रुपए में रहा है, तो मुझे कम से कम 12 रुपए में बेचना पड़ेगा। हो गया इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब यहां पर आरबीआई के मैकेनिज्म काम नहीं आते हैं। फिर कुछ टैक्टिक्स होते हैं जिसके अंदर आरबीआई सेल आउट कर सकता है बॉन्ड्स, है ना। उसके ऊपर एसएलआर वगैरह जो होते हैं उसके ऊपर हम लोग जिस दिन सीपीआई आएगा उस दिन डिस्कस करेंगे, अभी 2-3 दिन में आ जाएगा। ठीक है, तो उसको एक्सटेंसिवली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की पूरी वो डिस्कस करेंगे कि क्या उसका मैकेनिज्म होता है। अब देखो, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल पूछा जाएगा, कोई नहीं रोक सकता इस क्वेश्चन को। अब क्या है? डब्ल्यूपीआई को शॉर्ट नोट में आपको डिफाइन करने के लिए बोल सकता है, तो डब्ल्यूपीआई तो आप लोग डिफाइन कर ही सकते हो। ऊपर से पीपीआई को डिफाइन करने के लिए बोल सकता है, जिसने डब्ल्यूपीआई को रिप्लेस कर दिया इस साल। अब डब्ल्यूपीआई नहीं आएगा, अब क्या आएगा? प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। अभी तक किसका आ रहा था? होलसेलर का, यानी कि एक था प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर, है ना, इसने सामान बनाया, किसको दिया? होलसेलर को। होलसेलर ने किसको दिया? रिटेलर को। और रिटेलर ने किसको दिया? कंज्यूमर को। ठीक है, तो रिटेलर कितने रुपए में बेच रहा है? ये हो गया सीपीआई। होलसेलर कितने रुपए में बेच रहा है? ये हो गया डब्ल्यूपीआई। लेकिन अब क्या निकालेंगे हम कि प्रोडक्शन कितने रुपए में हो रहा है। अब दो तरीके से निकलेगा ये भी, एक तो इनपुट और आउटपुट। ठीक है, दोनों ही चीजें। अब इसके अंदर देखो, जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे उनको आप लोग बिल्कुल गांठ बांध लो कि बेस ईयर चेंज हो गया है। बेस ईयर चेंज होके क्या हो गया? 2022-23 हो गया बेस ईयर पूछे गए। सबके बेस ईयर चेंज हो गए, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, जीडीपी, जीएबी, सबके बेस ईयर चेंज हो गए। ठीक है, तो सबके बेस ईयर याद रखना, कल के नोट्स में आपको सारे बेस ईयर मिल जाएंगे। डब्ल्यूपीआई का आज आ गया, कल मैंने बोला था ना कि डब्ल्यूपीआई का एक आध दिन में आ जाएगा, रिवाइज हो जाएगा।
हो गया रिवाइज। ठीक है, कितना 2022-23। ठीक है, ट्रांजिशन पीरियड 5 ईयर कौन निकालता है? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड ये रिलीज करता है क्या? पीपीआई। डब्ल्यूपीआई भी और पीपीआई भी याद रखना, एग्जाम में यही से क्वेश्चन पूछेगा। अब डब्ल्यूपीआई के साथ प्रॉब्लम क्या थी कि इसके अंदर सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती थी, क्योंकि होलसेल में सर्विसेज नहीं बिका करती। ठीक है, इसके अलावा डज नॉट रिफ्लेक्ट प्रोड्यूसर कॉस्ट स्ट्रक्चर। प्रोड्यूसर कॉस्ट का स्ट्रक्चर नहीं था, इनपुट आउटपुट का कोई अलग से सिस्टम नहीं था। ग्लोबल प्रैक्टिसेस से अलग हम लोग चल रहे थे। ग्लोबल प्रैक्टिसेस में पीपीआई निकाला जाता है। अब पीपीआई कैसे निकाला जाएगा ये देख लो, पीपीआई को कैसे डिफाइन करना है। पीपीआई मेजर्स चेंज इन प्राइसेस रिसीव्ड बाय प्रोड्यूसर। ये जरूर है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्रोड्यूसर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोड्यूसर के लिए क्या चेंज आया? प्रोड्यूसर के लिए भी दो तरीके का यहां पर क्या निकाला जाएगा? इंडेक्स निकाला जाएगा। सबसे पहले निकाला जाएगा आउटपुट, यानी कि एक इंडस्ट्री ने जो प्रोड्यूस किया उसका प्रोडक्शन कॉस्ट कितना आया, वो जो प्रोड्यूस आइटम निकाल रहा है उसका कॉस्ट कितना आया। यानी कि मैंने मान लो स्टील बनाई, या मैंने मान लो ये स्क्रीन बनाई, ये स्क्रीन बनाने में क्या कॉस्ट आया। अब ये तो हो गया कौन सा? आउटपुट पीपीआई, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड बाय प्रोड्यूसर। जितने में मैं बेच रहा हूं, जितने में प्रोड्यूसर क्या कर रहा है? बेच रहा है। एक निकलेगा इनपुट पीपीआई। इनपुट पीपीआई मतलब ये स्क्रीन बनाने के लिए मुझे ग्लास की जरूरत पड़ी, तो ग्लास कितने का आया, उसके अंदर कितना इन्फ्लेशन हुआ, इसके अंदर जो भी लाइट वाइट लगी होगी, टच स्क्रीन के लिए सेंसर लगे होंगे, इसके अंदर बहुत सारे सेमीकंडक्टर्स लगे होंगे, परमानेंट अर्थ मैग्नेट्स लगी होंगी, तब जाके टीवी चल रहा होगा, ये स्क्रीन चल रही होगी, है ना। तो उस सब का कॉस्ट कितना आया, वो सब मेरे को असेंबल करना पड़ेगा ना, तो उस सब का कॉस्ट कितना आया। या कोयला अगर मुझे जलाना पड़ रहा है तो कोयले का कॉस्ट कितना है, इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट कितना है, उसमें इन्फ्लेशन कितना है, उसको बोलेंगे इनपुट पीपीआई। ठीक है, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, आयरन और रॉ मटेरियल का जितना भी हमारा खर्चा आएगा। अब ये भी याद रखना कि पीपीआई के अंदर, डब्ल्यूपीआई के अंदर सर्विसेज नहीं होती थी, पीपीआई के अंदर सर्विस सेक्टर भी इंक्लूड किया गया है, जैसे बैंकिंग, सिक्योरिटीज, इंश्योरेंस, पेंशन, रेलवे, एयरपोर्ट, सब सारे बहुत सारे हो गए ना। एडवोकेट की भी सर्विस ही है, डॉक्टर की भी सर्विस है ना, टीचर की भी सर्विस है, तो ये सारी सर्विसेज इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगी। ठीक है, अब पीपीआई बेटर क्यों है? क्योंकि सीधे सीधे हमें इन्फ्लेशन को देखने में हेल्प करता है, क्योंकि इन्फ्लेशन शुरू वहीं से होता है। इन्फ्लेशन की जड़ कहां पर है? प्रोडक्शन पे है, प्रोडक्शन कॉस्ट पे है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर कॉस्ट बढ़ेगी, आउटपुट प्राइस बढ़ेगा, कंज्यूमर इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो फाइनल कंज्यूमर इन्फ्लेशन तक आते आते ऊपर से हमें देखना पड़ेगा। हालांकि डब्ल्यूपीआई पिछले महीने हम लोगों ने देखा था 8.5% के आसपास हो गया था, 8.2% या 8.5%, 8 से ऊपर है डब्ल्यूपीआई इंडेक्स लास्ट मंथ का। तो बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन आने वाला है, सीपीआई के ऊपर इसका असर पड़ेगा। हो सकता है सरकार ने इसलिए ना निकाला इस महीने, कुछ इसके अंदर झोल झाल करके निकाल देंगे जिससे वो दिखने में कम लगे। और हालांकि ये ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ठीक है। ठीक है, इसका क्या फायदा है? इनपुट पीपीआई विल शो इन्फ्लेशन फर्स्ट, सबसे पहले इन्फ्लेशन दिखा देगा, फिर यहाँ पर आउटपुट पीपीआई पे आएगा, फिर इम्पैक्ट आएगा कंज्यूमर के ऊपर। तो वो कैलकुलेट करने में, पॉलिसी बनाने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, गवर्नमेंट, आरबीआई इन सबको हेल्प करेगी। ठीक है, एक ये आर्टिकल, एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर कह रहे हैं कि इंडिया इज लूजिंग इट्स एबिलिटी टू बिल्ड इट्स ओन इंस्ट्रूमेंट्स। अपने इंस्ट्रूमेंट हम नहीं बना पा रहे हैं। क्या है रिपोर्ट का नाम? मेगा साइंस विजन 2035। मेगा साइंस विजन 2035 क्या कह रही है ये रिपोर्ट? ये कह रही है कि हम लोग अपने वेदर रेडार, एटमॉस्फेरिक सेंसर, ओशन बॉयज होता है जो तैरते रहते हैं ओशन के ऊपर, आप लोगों ने देखा होगा, इतने बड़े बड़े होते हैं और वो ऊपर ही तैरते रहते हैं, बॉल जैसे होते हैं, उसके ऊपर वो लगा रहता है एंटीना, है ना। तो उससे क्या होता है कि ओशनोलॉजी और क्लाइमेट को स्टडी करने में मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को मदद मिलती है। क्लाइमेट सैटेलाइट्स हैं, एयर क्वालिटी मॉनिटर्स हैं, इन सबको डेवलप हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। और जो हम लोग बाहर से मंगा भी रहे हैं उसको कई सालों तक हम लोग कैलिब्रेट ही नहीं कर पाते। कैलिब्रेट करना मतलब देखो,
many imported instruments remain uncalibrated for years. ये रिपोर्ट कह रही है, मैं नहीं कह रहा। यानी कि वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास आ तो जाता है, उसको यूज भी कर रहे होते हैं, लेकिन उसको कैलिब्रेट ही नहीं करते। कैलिब्रेट करने का क्या मतलब है? मान लो आपके पास एक थर्मामीटर है, वो आपको टेम्परेचर हमेशा 101 ही दिखाता है, चाहे आपका बुखार हो या ना हो, तो उसको क्या बोलेंगे? अनकैलिब्रेटेड। यानी कि वो स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं करता। तो स्टैंडर्ड्स को मैच ही नहीं कर रहे हैं। क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन इंक्रीजिंगली डिपेंड ऑन इंपोर्टेड इक्विपमेंट्स। इंपोर्टेड इक्विपमेंट्स पे हम लोग डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, ठीक है। और हम लोग जो खरीदते भी हैं, जो साइंटिस्ट ने यहाँ पर एक प्रश्न चिन्ह उठाया है, वो ये कह रहे हैं जो हम लोग सामान खरीदते भी हैं, वो हम लोग खरीदते किस आधार पे है कि भाई जो सबसे सस्ता दे दे हम उससे खरीद लेंगे, यानी कि लोएस्ट बिड जो होगी हम वहां से खरीद लेंगे। तो लोएस्ट बिड कई बार क्या होता है कि वो अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं, जेम पोर्टल के द्वारा ये खरीद लेते हैं। तो यही चीज इसके अंदर सारे में बताई हुई है। क्लाइमेट चेंज कंटेक्स्ट, क्लाइमेट चेंज हो रहा है और ऐसे में हम लोगों को ये न्यूज मिल रही है, तो ये थोड़ा सा चिंताजनक है ना। हाँ, इसी रिपोर्ट के अंदर ये भी बताया कि रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। रिन्यूएबल एनर्जी जो हम लोग इतना रोबस्टली उसको कैपेसिटी को डेवलप कर रहे हैं, वो नुकसानदायक भी हो सकती है, ऐसा कह रहे हैं इस रिपोर्ट के अंदर। देखो क्या कह रहे हैं, द रिपोर्ट डज नॉट अपोज रिन्यूएबल्स, अपोज नहीं कर रहा, लेकिन अनकंट्रोल्ड एक्सपेंशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या कर रहा है, वार्न कर रहा है कि जिस लैंड का यूज कैसे होना चाहिए था, जंगल के लिए होना चाहिए था या किसी इकोलॉजी के लिए होना चाहिए था, वहां पर क्या लगा दिया हमने, बहुत बड़े बड़े सोलर पावर प्लांट्स लगा दिए, विंड मिल्स लगा दी, तो आसपास की इकोलॉजी जो है वो खराब हो गई। अब रिन्यूएबल लगाने क्यों है? इकोलॉजी को बचाने के लिए। रिन्यूएबल्स क्यों लाने हैं? नहीं तो कोयले से बन तो रही है एनर्जी। रिन्यूएबल्स लाने ही इसलिए ताकि इकोलॉजी को बचा सके। और उन्हीं रिन्यूएबल्स की वजह से जब हम इतना एक्सटेंसिवली उसको लगा देंगे कि इकोलॉजी बर्बाद होने लगेगी, तो उस रिन्यूएबल का फायदा क्या है ना। तो ये कह रहे हैं कि भाई साहब सर हाँ जी, सर तो ये फिर प्रॉब्लम क्या आ रही है? गवर्नमेंट भी बजट दे रही है मतलब इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए, सब चीज करने के लिए, तो ऐसा भी नहीं है कि हमारे यहाँ पास ऐसे साइंटिस्ट नहीं है। हमारे यहाँ कमी आ रही है मैन्युफैक्चरिंग में। हम कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम बाहर से लाके चीजों को असेंबल कर रहे हैं। इंडिया ने और फ्रांस ने मिलके 2015 में शुरू किया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस, याद है? 2015 COP21 के अंदर इंडिया और फ्रांस ने शुरू किया था क्या, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसके अंदर हम लोगों को अपनी कैपेसिटी को क्या करना चाहिए था, बढ़ाना चाहिए था, ताकि हम दुनिया भर में क्या कर सकें, सोलर पैनल्स को सप्लाई कर सकें। ये होना चाहिए था ना। अगर हम एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस के लीडर हैं, तो हम क्या करेंगे उसके लिए, सोलर पैनल सप्लाई करेंगे, है ना, सोलर कैपेसिटी को डेवलप करेंगे। लेकिन हमने क्या किया, जो हमारे अभी सोलर पैनल लग रहे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, चाइना से आ रहे हैं। अगर हमारे यहाँ कुछ बन भी रहा है तो उसका रॉ मटेरियल चाइना से आ रहा है, जो कि उतना महंगा पड़ रहा है हमको कि हमारे यहाँ बनाने में महंगा है और चाइना से मंगाने में सस्ता है और अच्छी क्वालिटी का है। तो इसीलिए इंडियन मैन्युफैक्चरर उसके सामने स्टैंड बाय नहीं कर सकता चाइनीज मैन्युफैक्चरर के सामने इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। तो उसके लिए सरकार कुछ नहीं करती है। सरकार ने ऊपर से योजना चला रखी है जिसके अंदर वो खुद ही चाइनीज सोलर पैनल्स को प्रोक्योर कर रहे हैं, है ना। तो चाइना को वैसे तो गाली दे लो, कोई बात नहीं, लेकिन चाइना से हम लोग क्या ले रहे हैं, चाइना इस समय अनसेपरेबल है दुनिया के अंदर, उसको हटाया नहीं जा सकता, समझ रहे हो। क्योंकि चाइना इस समय दुनिया भर में मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह डेवलप हुआ है। इवन वेस्टर्न कंट्रीज भी ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं कि चाइना के अलावा कोई ऑल्टरनेटिव तो मिले, लेकिन इंडिया वो ऑल्टरनेटिव बन के ही नहीं दिखा रहा। तो कंपनीज कहां जा रही हैं, चाइना छोड़ के वियतनाम जा रही हैं, बांग्लादेश जा रही है। तो इंडिया के पास कब आएगा, जब इंडिया क्या दिखाएगा, कैपेसिटी दिखाएगा टू मैन्युफैक्चर। हमारे पास कैपेसिटी ही नहीं है मैन्युफैक्चरिंग की, ये समस्या है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहे हैं, विंड फार्म में अफेक्ट लोकल इकोसिस्टम।
लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस रिमेन अंडर स्टडीड। अब उस नुकसान को कोई स्टडी तो करता नहीं है कि यहाँ पर विंड मिल लगी है तो इससे क्या इकोलॉजिकल नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर ये सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर हमें क्या करना है, अगर हमें आत्मनिर्भर भारत की तरफ चलना है, अगर हमें एनर्जी सिक्योरिटी को फुलफिल करना है, तो हमें न्यूक्लियर साइंस की तरफ बढ़ना पड़ेगा, हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाने पड़ेंगे, हमें स्मॉल रिएक्टर मॉड्यूलर्स लगाने पड़ेंगे, हमें थोरियम बेस्ड मॉड्यूल रिएक्टर्स लगाने पड़ेंगे। तो वहां तक हमको जाना पड़ेगा। जो भाभा विजन है, भाभा का विजन एटॉमिक एनर्जी को लेके इंडिया के लिए, हमें उसे फुलफिल करना पड़ेगा, तभी हम क्या हो सकते हैं, तभी हम एनर्जी सिक्योरिटी को अचीव कर सकते हैं और ऑटोनॉमी को अपनी बचा सकते हैं, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को। नहीं तो हम अपनी RR कैट भी है स्ट्रेटेजिक सर। ऑटोनॉमी भी नहीं बचा पाएंगे। हाँ जी, सर RR कैट इंदौर भी है क्या है? सर, ये एटॉमिक एनर्जी वाला RR कैट इंदौर भी है। मतलब मैं समझा नहीं, क्या कहना चाह रहे हो? सर ये जो न्यूक्लियर वाला आपने बोला था, न्यूक्लियर एनर्जी वाला, सर ये RR कैट इंदौर भी है इसमें। आर आपने अभी कैट भाभी इंदौर, का नाम लिया था ना। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, हाँ। तो ऐसे तो बहुत सारे 40 के आसपास न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं इंडिया के अंदर, है ना। सर यहाँ मेरे ब्रदर साइंटिस्ट हैं। बहुत ही बढ़िया। तो किस तरह का न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो? सर वो तो शायद से उसमें है, लेजर टेक्नोलॉजी में। अच्छा, तो किसी टाइप, देखो अलग अलग तरीके के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स होते हैं, प्लूटोनियम बेस्ड होते हैं, यूरेनियम बेस्ड होते हैं, थोरियम बेस्ड होते हैं। एक होता है जो प्लूटोनियम को थोरियम बना देता है, तो वो उसमें से आप पता करना कि वो किस टाइप का है, ठीक है। फिर एक दिन हम लोग इसके ऊपर पूरा डिस्कशन रखेंगे कि इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम किस तरीके से डेवलप हुआ, किस तरीके से हमारे ऊपर वेस्ट के सैंक्शंस लगे, पोखरण 1 के बाद, पोखरण 2 के बाद, फिर 2008 में जो हमारी डील हुई यूएसए के साथ और हमें एग्जेम्पशन मिला एनएसए का। एनएसए के एग्जेम्पशन के बाद भी हमारे को कोई भी सप्लाई नहीं कर रहा न्यूक्लियर फ्यूल कोई सप्लाई नहीं कर रहा इंडिया को। फिर उसके बाद शांति एक्ट आता है 2025 का। तो 2025 का शांति एक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें हम लोगों ने क्या किया, कुछ चीजों को चेंज किया जिससे कि अब क्या होगा, सप्लाई होना शुरू होगा हम लोगों को न्यूक्लियर फ्यूल। और न्यूक्लियर फ्यूल बहुत ज्यादा जरूरी है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें उसको हम लोग अलग से किसी दिन डिस्कस करेंगे, पूरा उसका स्ट्रक्चर है कि किस तरीके। अच्छा, एशिया का सबसे पहला, जो लोगों वाली क्लास कर चुके हैं, बताओ एशिया का सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है? एशिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जल्दी से बता दो। अप्सरा। अप्सरा न्यूक्लियर पावर प्लांट, बिल्कुल। कहाँ पर है? मुंबई। मुंबई, ठीक है। हाँ, तो याद रखना ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी एग्जाम में सामने आ जाते हैं। इसके अलावा देखो एक एक, DARC में हुआ है सर। हाँ जी, DARC में हुआ है ना, ये क्या बोलते हैं मैन्युफैक्चर शायद, ये बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। बार्क, हाँ वो अप्सरा, सही कह रहे हो, यस। ठीक है। वही भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में ही बना है, ठीक है। तो एक ये इंडिजिनस एयर टू सरफेस रुद्रा M2 मिसाइल हम लोगों ने टेस्ट फायर कर ली है। टेस्ट फायर कहाँ की है? वहीं जहां सारी करते हैं, उड़ीसा में। उड़ीसा में चांदीपुर टेस्ट रेंज है ना, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर जो है। इसके अलावा ये किस तरह की मिसाइल है? एयर टू सरफेस है। एयर टू एयर मिसाइल अभी तक हमारे पास थी, एयर टू सरफेस है ये MK2। क्या नाम है? रुद्रा M2, रुद्रा M2, ठीक है। और बस ये याद रखेंगे कहाँ पर इसका टेस्ट फायर हुआ है, सबका वही होता है, चांदीपुर उड़ीसा, ठीक है। किसने डेवलप किया है? DRDO ने डेवलप किया है। इसके अलावा किसके साथ कोलैब किया है? इंडस्ट्री पार्टनर HAL का नाम याद रखेंगे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और बहुत सारी इंडस्ट्रीज के साथ भी किया है, लेकिन उन सबके नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इतना सा याद रखेंगे इसके लिए, और ज्यादा कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 5 नए जजेस को अपॉइंट किया गया है। अब स्ट्रेंथ हो गई है 36+1।
जो अलाउड स्ट्रेंथ है, यानी कि जो अभी नए एक्ट के द्वारा, नए ऑर्डिनेंस के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2026 के द्वारा जो अमेंडमेंट किया गया उसमें 33 से बढ़ा के कितने किए थे, 38, यानी कि 37+1 किए थे। अभी 5 अपॉइंट हो गए हैं, एक को अपॉइंट होना बाकी है, तो फुल स्ट्रेंथ हो जाएगी। अभी फुल स्ट्रेंथ नहीं है, एक सीट वैकेंट है। और कौन बन सकता है सुप्रीम कोर्ट का जज, ये याद रखेंगे, सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, 5 साल एज हाई कोर्ट जज प्रैक्टिस कर चुका हो, या फिर 10 साल एज हाई कोर्ट एडवोकेट प्रैक्टिस कर चुका हो, या फिर प्रेसिडेंट की नजरों में डिस्टिंक्ट जूरिस्ट हो। ठीक है, तो उसको क्या किया जा सकता है, सीधे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जस्टिस अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल 124 याद रखेंगे, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के टेन्योर की बात करता है, अपॉइंटमेंट की बात करता है, क्वालिफिकेशन की बात करता है। और कौन इसको अपॉइंट करेगा, अपॉइंट करने के लिए अलग से कोलेजियम है। कोलेजियम के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं। वो 5 लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि किसको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है। वो रिकमेंडेशन भेजते हैं गवर्नमेंट के पास, फिर गवर्नमेंट फाइनल अप्रूवल देती है और प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करता है। ओथ कौन लेता है, ओथ किसके सामने एडमिनिस्टर होती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने ओथ एडमिनिस्टर होती है। ठीक है, तो क्योंकि हमारे जुडिशरी में बहुत ज्यादा पेंडेंसी है, और एक फेमस प्रिंसिपल है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, जो कि हमारे आर्टिकल 21 से एसोसिएट होता है, जिसके अंदर स्पीडी ट्रायल को फंडामेंटल राइट किस केस में कहा गया, सनारा नीतू जी, खातून। हुसैन आरा खातून। ठीक है, याद रखेंगे, किसी भी एग्जाम में एकदम डायरेक्ट पूछ लेता है, क्लैट वालों को याद रखने की जरूरत नहीं है, जो जुडिशरी और एपीओ वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक ये ब्यूफोर्ट के ऊपर कब्जा कर लिया किसने, इजराइल ने कब्जा कर लिया। ये कहां पर है ब्यूफोर्ट लेबनान के अंदर है। आप लोगों को याद होगा, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि 1982 के अंदर इजराइल लेबनान वॉर हुई थी, है ना। और उस 1982 की वॉर के अंदर भी यही 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 जो आप लोगों को टूटा फूटा सा एक महल दिख रहा है, किला दिख रहा है, इसी ब्यूफोर्ट के ऊपर उस समय पे भी कब्जा किया गया था। ये टूटा फूटा दिख जरूर रहा है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है, क्योंकि यहां से बहुत दूर तक नजर रखी जा सकती है इस ब्यूफोर्ट के ऊपर से। ठीक है ना, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। 1982 वॉर ब्यूफोर्ट के लिए लड़ी गई थी। एक ये, वैसे तो मैं इस न्यूज को आपके लिए बिल्कुल भी नहीं लाता, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आए आपके एग्जाम में, लेकिन क्वेगमायर एक टर्म इसके अंदर छपी है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेगमायर का क्या मतलब होता है, इसको आप लोग वैसे भी याद रख लें। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपके एंटोनिम सिनोनिम में आए तभी। आप मेंस का आंसर लिख रहे हैं, क्वेगमायर वर्ड आप यूज कर सकते हैं। क्वेगमायर वर्ड का मतलब क्या होता है, जो ऐसा कंफ्लिक्ट हो जो कि बहुत ही प्रोलॉन्ग्ड हो जाए और इकोनॉमिकली बहुत बर्डनसम हो जाए। कैसे हो जाए, बिकम्स प्रोलॉन्ग, कंज्यूम्स रिसोर्सेज। जो अभी अमेरिका फंसा हुआ है ईरान के अंदर, प्रोलॉन्ग्ड वॉर है, और कैसा, उसके रिसोर्सेज खा रहा है, प्रोड्यूसेस नो क्लियर विक्ट्री, कोई क्लियर विक्ट्री दिखाई नहीं दे रही, एंड बिकम्स पॉलिटिकली कॉस्टली, बहुत कॉस्टली हो जाए, तो पॉलिटिकली भी कॉस्टली हो जाए। अब क्या हो रहा है, अमेरिका के अंदर भी क्या हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के अंदर अगेंस्ट लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, है ना, बहुत सारी जगह पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये वॉर खत्म होनी चाहिए। तो इसको बोलते हैं क्या, याद रखेंगे, क्वेगमायर्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। और ये वेनेजुएला की प्रेसिडेंट इस टाइम जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है, डॉल्सी रॉड्रिगेज, ये इंडिया की विजिट पे आने वाली है, और ये हम तेल बेचने की कोशिश करेंगी, है ना, क्योंकि इस समय पर वेनेजुएला के ऊपर कब्जा किसका है, थ्रू डॉल्सी रॉड्रिगेज। कब्जा तो इस समय यूएसए का है, और यूएसए क्या चाहता है, यूएसए चाहता है कि हम रशिया से ऑयल लेना बंद कर दें और वेनेजुएलन ऑयल खरीदें, ये यूएसए चाहता है। और इसी डील को फाइनल करने के लिए डॉल्सी रॉड्रिगेज इंडिया आ रही हैं। अब देखते हैं इनकी मीटिंग से क्या चीजें निकल के आती हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से, अब देखो दुनिया के अंदर जितने भी देश है ना, उसके अंदर जो भी सरकारें हैं, उन सरकारों के पीछे भी बहुत सारी चीजें हैं कि कैसे बनी, किसने बनाई, वो अमेरिका की तरफ टिल्टेड है या रशिया की तरफ टिल्टेड है। तो अभी जो इनसे पहले थे, मदुरो,
जिनका किडनैप कर लिया अमेरिका ने, एब्डक्ट कर लिया अमेरिका ने जिनको, है ना, और अपने बंदी बनाया हुआ है, तो वो थे पूरी तरीके से रशिया की तरफ टिल्टेड। और फिर वहां पर अमेरिका ने अपना पिट्ठू बिठाया हुआ है, कौन? डॉल्सी रॉड्रिगेज। डॉल्सी रॉड्रिगेज वेनेजुएला की एक्टिंग प्रेसिडेंट है, फिलहाल कोई इलेक्शन से नहीं बनी है ना। तो और ये डील करने के लिए इंडिया आने वाली है। अब देखते हैं इस डील के अंदर क्या क्या चीजें निकल के आती हैं। इसके अंदर ये भी बताया हुआ है कि हम लोग, इंडिया पहले भी वेनेजुएलन ऑयल खरीदता रहा है, और इंडिया के लिए जरूरी है कि हम लोग अपने जो इम्पोर्ट है उसको क्या करें, उसको ज्यादा से ज्यादा डाइवर्सिफाई करें, ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज से हम थोड़ा थोड़ा तेल लें, ताकि हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनी रहे। अब इस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के मेंटेनेंस के नाम पे हम लोग किस किस से तेल खरीदेंगे, किस किस से नहीं खरीदेंगे, ये आने वाले समय में बताएगा भविष्य। ठीक है। अब ये यूएस ईरान नेगोशिएशन के ऊपर एक ये आर्टिकल इन्होंने लिखा है, जिसके अंदर जितनी भी चीजें लिखी हैं इन्होंने, वो सारी चीजें हम लोग कई कई बार डिस्कस कर चुके हैं क्लास में, तो इसलिए सिर्फ पॉइंटर्स के माध्यम से हम लोग चीजों को डिस्कस करते चलेंगे। कहीं पर देखो आयुषी, नीतू जी और हाँ, आयुषी और नीतू जी, स्पेशली आप दोनों के लिए कोई भी डाउट आए इस आर्टिकल को डिस्कस करते हुए कि ये क्या चीज है, ये नया सुना है मैंने, तो बिल्कुल बेझिझक बेशरम होके पूछ लेना। यहाँ बेझिझक बेशरम होके पूछ लोगे, नंबर नहीं कटेंगे, एग्जाम में कट जाएंगे। ठीक है। तो ये क्या, ये उस तरीके का आर्टिकल है, ये एडिटोरियल है, जिस एडिटोरियल को आपको बाद में पढ़ना भी है, और यही एडिटोरियल क्या करेगा, आपकी जो राइटिंग है उसको इंप्रूव करेगा। और राइटिंग जब तक इंप्रूव नहीं होगी, राइटिंग पैटर्न जब तक इंप्रूव नहीं होगा, तब तक मेंस में मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है। और आप लोगों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही यशजीत और आदित्य, है ना, क्योंकि फ्लैट के अंदर क्वेश्चन ही आते हैं सारे के सारे ओपिनियन बेस्ड और इस तरीके के। ठीक है। तो आ जाते हैं इस आर्टिकल पे वापस। क्या कह रहा है ये आर्टिकल? ये कह रहा है द आर्टिकल आर्ग्यूज अबाउट जो यूएस और ईरान के बीच में जो प्रोस्पेक्ट्स हैं इस समय पीस नेगोशिएशंस को लेके, वो बड़े मुश्किल हैं। कह रहे क्यों? क्योंकि डीप म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट है, न्यूक्लियर इश्यूज है, रीजनल जियोपॉलिटिक्स है, इजरायली सिक्योरिटी कंसर्न है, और हार्ड लाइनर्स इन बोथ कंट्रीज, दोनों कंट्रीज में हार्ड लाइनर्स बैठे हुए हैं। अब इन टॉपिक्स को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है। क्या कह रहे हैं? हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में क्या बता रहे हैं ये? कह रहे हैं कि भाई 1979 में ईरानियन रिवॉल्यूशन हुआ। कौन बताएगा मेरे को ईरानियन रिवॉल्यूशन के बारे में? आदित्य। यस जी। सर ये चलो वो आदित्य। इस्लामिक रेवोल्यूशन वाला था ना, जिसमें इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था और जो वहाँ का वो था उसको रिमूव कर दिया था। आप अपना आंसर सुन पा रहे हो? आपके कान में पड़ रही है आपकी बात? आपने क्या बताया कि इस्लामिक रिवॉल्यूशन वो था, जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन था जिसने वहां के वो को हटा दिया था। कहाँ के जी सर, किसको क्या? मैं कंफर्म कर रहा था कि यही है क्या, मेरे को श्योर हाँ नहीं है वही क्या है, था उसमें। ओके सर। यही है, हुआ तो यही है, लेकिन डिटेल के साथ बताओ ना थोड़ा, ऐसे कैसे बता रहे हो? डिटेल्स तो मुझको नहीं है। अरे हल्का सा कुछ तो याद होगा। इतना इंटरेस्टिंग मैंने आपको बना के ये कहानी सुनाई थी। चलो आज फिर से एक कहानी सुनो। एक लड़की थी ईरान के अंदर। कब की बात है ये? 1970s की बात है। उस लड़की को एक लड़के से प्यार हो जाता है, और उस लड़की को वो लड़का मिलता कहाँ पर है? एक स्टेशनरी शॉप पे, जहाँ पे वो स्टेशनरी खरीदने के लिए जाया करती है। और ईरान के अंदर उस समय पर पूरी आजादी है महिलाओं को, महिलाएं डॉक्टर भी बन रही हैं, डॉक्टरी की पढ़ाई भी कर रही हैं, वो डॉक्टर बनना चाहती थी बेसिकली, है ना। कोई बुर्का सिस्टम नहीं है, सब फ्रीडम है, महिलाओं को आजादी है, महिलाओं को उनके अधिकार मिले हुए हैं। 70s की बात कर रहा हूँ। उस समय वहां पे शाह की सरकार थी। किसकी सरकार थी? शाह की सरकार थी। ठीक है। अब
जो इस्लामिक क्लेरिक्स थे उन लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा था। उन लोगों को लग रहा था कि ये आजादी के नाम पे हमारे इस्लाम रिलीजन को क्या कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। तो वहां के जो हार्ड लाइनर्स थे उन लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया और क्या किया, इस्लामिक रिवॉल्यूशन शुरू कर दिया। इस्लामिक रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, कई साल चला, है ना। इसी बीच में जो वो लड़की थी, उस लड़की के पिताजी ये कहते, उस जो लड़का था, उस लव स्टोरी में जो लड़का था, उस लड़के के पिताजी कहते हैं कि हम लोग यूएस शिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा समस्याएं बढ़ रही हैं। अब ये जो शाह था ये यूएस सपोर्टेड था, यूएसए का था, मतलब यूएसए के सपोर्ट से ही यहाँ पर बना हुआ था। इसीलिए ये अपने देश में क्या लेकर आया, लिबरलाइजेशन लेकर आया, ग्लोबलाइजेशन लेकर आया और कैपिटलिज्म को लेकर आया। ये चीज इस्लामिक क्लेरिक्स को पसंद नहीं आई। उन्होंने क्या किया, इकट्ठा होकर इसके खिलाफ आंदोलन कर दिया, जिसको बोलते हैं 1979 का इस्लामिक रिवॉल्यूशन। और शाह को देश छोड़ के भागना पड़ा। वो देश छोड़ के भागा और इधर से खमैनी सुप्रीम लीडर बन जाता है। अभी जो मारा गया वो वाला नहीं, इसके पिताजी, ठीक है, आयतुल्लाह खमैनी के पिताजी, उनका नाम था रोहिल्ला खमैनी। तो रोहिल्ला सर? खमैनी यहाँ के सुप्रीम लीडर। हाँ जी, सर वो उनके पिताजी नहीं है। पिताजी नहीं है, मतलब हो सकता है, हाँ। अच्छा, क्योंकि वहाँ हेरिडिटी सिस्टम नहीं होता। जो ये न्यू बने थे उनको बनाने के लिए गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाना पड़ा था। अच्छा, हाँ, तो आई मे बी रॉन्ग है, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है उनके पिताजी ना हो, लेकिन उनका नाम भी रोहिल्ला खमैनी था। तो रोहिल्ला खमैनी वहां के सुप्रीम लीडर बन जाते हैं। और जब वहां के सुप्रीम लीडर बन जाते हैं तो जो ईरान की आर्मी थी, उस आर्मी पे उनको विश्वास नहीं था। उनको लगता था कि ये आर्मी कभी भी हमारे खिलाफ विद्रोह कर देगी। इसीलिए 1979 में उन्होंने क्या बनाया, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स, आईआरजीसी। आईआरजीसी जिसने आज के जमाने में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर कब्जा करके बंद किया हुआ है, उसको बोलते हैं आईआरजीसी, ठीक है, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। बैकग्राउंड समझ में आया इस्लामिक रिवॉल्यूशन का, ईरानियन रिवॉल्यूशन का, है। हालांकि इसका बैकग्राउंड बहुत लंबा है, ये 5 मिनट का काम नहीं है, 1 घंटे का काम है इसको पूरा डिस्कस करना, ठीक है। लेकिन अभी शॉर्ट में डिस्कस किया है। इसके लिए अगर आप लोग कंफर्टेबल हो तो यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो मैंने बना के डाली हुई है, मैं उसका लिंक भेज दूंगा, आप वो वाली वीडियो देखना, तो आपको ईरान का पूरा बैकग्राउंड समझ में आ जाएगा किस लिए वॉर हो रही है ये, ठीक है। तो वो वाली वीडियो जरूर देख लेना। तो ये देखते हैं कि शाह को ओवरथ्रो कर दिया, इस्लामिक रिपब्लिक को स्टैब्लिश कर दिया और आईआरजीसी का फॉर्मेशन हो गया। आईआरजीसी का फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद अमेरिका के साथ रिश्ते खराब हो नहीं थे, क्योंकि ये किसके सपोर्टेड है, ये सपोर्टेड इस कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में इस इस्लामिक रिवॉल्यूशन को सपोर्ट किया है रशिया ने, ठीक है, ताकि जो अमेरिका की सपोर्टेड गवर्नमेंट शाह की है उसको हटाया जा सके, ठीक है। तो अब ये सब क्या हो गया, यहाँ पर ये न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना चला रहे थे, तो अमेरिका ने इनके ऊपर सैंक्शंस लगाए। सैंक्शंस लगाने के बाद 2015 में 2015 में एक एग्रीमेंट होता है यूएसए, ईरान, मतलब P5 कंट्रीज, ईरान प्लस जर्मनी, इन 7 देशों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसको बोलते हैं JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ये रहा जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, JCPOA। ये क्या है JCPOA? JCPOA है न्यूक्लियर डील, जिसके अंदर ये कहा गया कि ईरान जो है वो किसी भी तरीके से मिलिटरीली यूज नहीं करेगा न्यूक्लियर पावर का, यानी कि यूरेनियम को एनरिच नहीं करेगा, न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा, सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाता रहेगा, ठीक है। आप लोगों को याद होगा एक ट्रीटी होती है NPT, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। उसके अंदर क्या है कि प्रोलिफरेशन नहीं होना चाहिए, फैलना नहीं चाहिए, न्यूक्लियर पावर सबके पास नहीं जानी चाहिए, है ना। तो उसके अनुसार क्या है कि यहाँ पर IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, जो पूरी दुनिया में ये देखने का काम करती है कि कोई न्यूक्लियर बम तो नहीं बना रहा। तो ये देखने के लिए IAEA के लोगों को
ईरान के अंदर बिठा दिया गया। ठीक है, मीनवाइल क्या होता है, इंडिया के ईरान के साथ अच्छे हिस्टोरिक रिश्ते हैं, है ना। तो इंडिया जो है ईरान से तेल लेने लगता है, कैसे में, इंडिया तेल लेने लगता है बार्टर सिस्टम में। हम पैसे नहीं दे रहे उनको, हम क्या दे रहे हैं उनको, चावल दे रहे हैं, चीनी दे रहे हैं, आलू दे रहे हैं, जो हमारे यहाँ हो रहा है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, वो हम उनको दे रहे हैं, उसके बदले में उनसे ऑयल ले रहे हैं। कितना फायदे का सौदा है ना। लेकिन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप बन जाता है प्रेसिडेंट, पोटस। अब जब 2018 में प्रेसिडेंट बनता है तो उसके पेटों में दर्द होने लगता है, मरोड़े उठने लगते हैं, कहता है ये तो गलत है, जेसीपीओ को खत्म कर देना चाहिए, सबसे बकवास डील है ये, इसको खत्म कर देता है। तो यूएस से जेसीपीओ से क्या करता है, विड्रॉ कर लेता है और एक एक्ट पास करता है, काटसा। काटसा का क्या मतलब है, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। यानी कि अमेरिका के जो एडवर्सरीज हैं, अमेरिका के जो अगेंस्ट हैं, उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएंगे, उनको क्या करने के लिए, काउंटर करने के लिए। इसके अंदर रशिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान, इन 3 कंट्रीज को आइडेंटिफाई किया जाता है। ईरान के ऊपर क्या लगा दिए जाते हैं, 2018 में सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं। अब जब वो सैंक्शंस लग जाते हैं कि दुनिया में कोई भी इनसे तेल नहीं खरीदेगा, कोई भी इनसे कुछ नहीं खरीदेगा, कोई डील नहीं करेगा, तो इंडिया भागा भागा पहुंचता है। इंडिया कहता है कि साहब हमने तो अभी अभी वहां पर चाबहार पोर्ट की डील फाइनल करी है, और चाबहार पोर्ट की डील चाइना को काउंटर करने के लिए सबसे जरूरी है, और आपका सबसे बड़ा दुश्मन चाइना है। तो 26 अप्रैल 2026 तक की मियाद थी कि हम चाबहार पोर्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। मियाद दे कौन रहा है, अमेरिका, यूएन नहीं दे रहा, यूएसए दे रहा है, एक देश दे रहा है। तो जैसा वो देश है वैसा ही अपन भी देश है, इंडिया भी देश है। तो हम लोग उनकी सुन क्यों रहे हैं, ये नहीं समझ में आता मुझको कि हमने चाबहार पोर्ट को क्यों छोड़ दिया। चाबहार पोर्ट की मियाद कब तक थी, 26 अप्रैल 2026 तक की। 2018 में हमने मांगी थी कि हम तेल नहीं खरीदेंगे, लेकिन हमें क्या करने दो, हमें आप इनसे चाबहार पोर्ट को ऑपरेशनल रहने दो। ठीक है, अब देखो चाबहार पोर्ट की भी बड़ी कहानी है। देखो, दुनिया भर में ट्रेड रूट्स को लेके सारा झगड़ा है। ट्रेड रूट्स के अलावा भी चाइना जो है वो इंडिया को एनसर्कल करने की कोशिश करता रहता है ना। उस इंडिया को एनसर्कल करने के लिए श्रीलंका के अंदर हरबनटोटा पोर्ट बनाया हुआ है, बांग्लादेश के अंदर पोर्ट बनाया हुआ है, पाकिस्तान के अंदर ग्वादर पोर्ट बनाया हुआ है। तो इस ग्वादर पोर्ट को, यहाँ पर है ग्वादर पोर्ट, और ग्वादर पोर्ट से एक रोड बनाई हुई है जो चाइना जाती है पीओके होके, इसको बोलते हैं सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, और ये रोड कनेक्ट होती है चाइना के BRI प्रोजेक्ट से, बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव, जिसमें कि वो पूरी दुनिया के अंदर जो ओल्ड सिल्क रूट है उसको रिवाइव करके ट्रेड रूट के ऊपर अपना आधिपत्य जमाना चाहता है। ग्वादर पोर्ट को काउंटर करने के लिए इंडिया ने यहाँ पर बनाया चाबहार पोर्ट, और इस चाबहार पोर्ट से अफगानिस्तान ट्रेन जाती है, उसके बाद तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन सारे स्थानों में हम क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। और यहाँ से कैस्पियन सी, अजरबैजान, अर्मेनिया होते हुए यहाँ पे बाकू पोर्ट से होते हुए पूरी जाती है रोड इधर रशिया, और इधर जाती है यूरोप। तो ये भी एक बहुत अच्छा और छोटा क्या है, ट्रेड रूट है। यहाँ पर इंडिया का है कांडला, मुंबई और मुंद्रा पोर्ट, है ना। और इस रूट को पूरा ना कर पाए, इसीलिए किसने, यूएस ने टंगड़ी अड़ाई, और यूएस ने क्या बोला कि ये रूट पूरा मत करो, एक काम करो, यहाँ से आओ कांडला, मुंद्रा और मुंबई से आओ,
और सीधे ओमान में दुकमा पोर्ट पे आ जाओ, और फिर सऊदी अरेबिया जॉर्डन होते हुए इजराइल आ जाओ, यहाँ पे हाइफा पोर्ट। इस हाइफा पोर्ट से जाओ ग्रीस, और फिर पूरे यूरोप और रशिया में ट्रेड करो। इस रूट को बोलते हैं आईमैक, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसके अंदर यूरोपियन कंट्रीज, यूएसए, यूएई, ओमान, सऊदी अरेबिया, इंडिया, हम सब पार्टनर्स हैं। इस वाले रूट में जो ऊपर जा रहा था INSTC बोलते हैं उसको, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, उसके अंदर रशिया, अजरबैजान, ईरान, इंडिया, ये सब पार्टनर्स हैं। ठीक है, तो दोनों की राइवलरी है। उधर चाइना, उधर वो रशिया चाहता है कि हमारे साथ बने, और इधर यूएसए चाहता है कि उनके साथ बने। ठीक है, तो ये भी एक लड़ाई है। तो अब ये इस आर्टिकल में कह रहे हैं कि जो इनके बीच में पीस की बात चल रही है, जो हमने कल बात कही थी वही बात इसके अंदर कह रहे हैं कि वो पीस होना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर रहे। देयर इज ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन बोथ द कंट्रीज। यूनाइटेड स्टेट क्या कह रहा है, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम उसके लिए कंसर्न है, मिसाइल प्रोग्राम कंसर्न है, रीजनल इंस्टेबिलिटी, थ्रेट टू गल्फ एनर्जी रूट्स जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इनको खतरा है ना। प्रिवेंट ईरान फ्रॉम ऑब्टेनिंग न्यूक्लियर वेपन्स, इसका ऑब्जेक्टिव है यूएसए का। ईरान का क्या कंसर्न है, इकोनॉमिक सैंक्शंस जो लगे हुए वो हटने चाहिए, इंटरनेशनल आइसोलेशन जो है वो खत्म होना चाहिए, मिलिट्री प्रेशर जो है वो खत्म होना चाहिए, थ्रेट ऑफ रीजन डिस्टेबलाइजेशन है वो खत्म होना चाहिए। कहता है कि ऑब्टेन सैंक्शन रिलीफ व्हाइल प्रिजर्विंग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को प्रिजर्व करते हुए हमारे ऊपर से सारे सैंक्शंस, इंटरनेशनल सैंक्शंस यूएसए के जितने भी हैं वो सारे के सारे हटने चाहिए, तभी पीस होगी। अब ये दोनों पॉइंट्स जब तक एक पेज पे नहीं आएंगे तब तक क्या नहीं होगा, तब तक पीस नहीं होगा। क्या कह रहे हैं, व्हाई इज पीस डिफिकल्ट, म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट। यूएसए कहता है कि हमारे जाते ही न्यूक्लियर बम बना लेंगे, ठीक है, और ईरान को पता है कि जितनी बार सीज फायर होगा सीज फायर को तोड़ा जाएगा। क्यों तोड़ा जाएगा, इजराइल की वजह से, क्योंकि अमेरिका एक बार को हमला करना बंद भी कर देगा, इजराइल नहीं मानेगा। अभी भी क्या हुआ था, अमेरिका ने हमला करना बंद कर दिया था, उधर से इजराइल ने क्या किया, ब्यूफोर्ट के ऊपर कब्जा कर लिया, लेबनान के ऊपर हमला कर दिया। लेबनान में कौन है, किससे लड़ रहे हैं वो, हिजबुल्लाह से। अब हिजबुल्लाह कौन है, हिजबुल्लाह प्रॉक्सी ग्रुप है ईरान का। हिजबुल्लाह, हाउथी और हमास, ये तीनों प्रॉक्सी ग्रुप हैं किसके, ईरान के। ठीक है, तो इसलिए भी ये जो पूरा का पूरा कॉन्फ्लिक्ट है इसे हमें लार्जर पिक्चर में देखना पड़ेगा। अगर हम आइसोलेटेड इवेंट की तरह देखेंगे ना इस वॉर को, तो इस वॉर को कभी सुलझा नहीं पाएंगे, क्योंकि ये एक आइसोलेटेड इवेंट है ही नहीं, ये हिस्ट्री से चला आ रहा है। और केवल ईरान और इजराइल की लड़ाई नहीं है, पूरे रीजन की लड़ाई है। इसके अंदर लेबनान भी पार्टी है, सीरिया भी पार्टी है, यूएई भी पार्टी है, कतर भी है, ओमान भी है, इसके अलावा बहरीन भी है। तो बहुत सारी पार्टीज हैं इसके अंदर, इसीलिए पीस होना क्या है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब यमन के अंदर हूथी रिबेल्स है, कल को पीस हो भी जाए तो हूथी रिबेल्स वहां पे बाबल मानदेव बंद करने को तैयार बैठे, धमकी दे दी उन्होंने कल। हमने परसों बात की बाबल मानदेव के बारे में, और कल ही धमकी दे दी उन्होंने कि हम बंद कर देंगे। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं इसके अंदर, सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली, स्टेट ऑफ हॉर्मुज डिस्कस कर लिया, सारी चीजें हो गई। ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार आर्टिकल को रीड कर लेना, उससे क्या होता है कि आपको एक स्ट्रक्चर मिल जाता है। जब भी आप ऐसे आंसर राइटिंग करोगे तो स्ट्रक्चर मिल जाएगा कि किस तरीके से इवेंट्स को फ्लो होना चाहिए एक आंसर के फॉर्मेट के अंदर। फॉर्मेट आर्टिकल वाला नहीं होगा ऑब्वियसली जब आप आंसर लिखोगे, क्योंकि आपके आंसर की तरह होते हैं और ये आर्टिकल की तरह लिखे गए हैं, तो फॉर्मेट अलग होगा, लेकिन फ्लो आपको पता चल जाएगा, टाइमलाइन आपको पता चल जाएगी, इसलिए आर्टिकल पढ़ना जरूरी है। ये आर्टिकल पढ़ना भी जरूरी है, हालांकि ये बहुत इन डेप्थ आर्टिकल लिखा गया है, तो हल्का सा पढ़ जरूर लेना, भले कुछ समझ ना आए। इसके अंदर क्या कह रहे हैं, इसके अंदर कह रहे हैं कि भाई चाइना ने अभी क्या किया, चाइना ने हमको अर्ली हार्वेस्ट का ऑफर दिया। अब इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स के अंदर अर्ली हार्वेस्ट का क्या मतलब होता है, अर्ली हार्वेस्ट का मतलब होता है कि भाई जो मुद्दे अभी सुलझ सकते हैं उनको सुलझा लेते हैं।
जैसे इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो 4 रीजन के अंदर है। कौन कौन सा रीजन है? वेस्टर्न सेक्टर के अंदर अस्काई चीन और लद्दाख को लेके डिस्प्यूट है। मिडिल में हिमाचल और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों को लेके डिस्प्यूट है। और ईस्टर्न सेक्टर की अगर हम बात करें, अरुणाचल प्रदेश को लेके डिस्प्यूट है। तो ये डिस्प्यूट तो चाइना कह रहा है इनको तो सुलझाना मुश्किल है, तो इनको छोड़ देते हैं। अभी क्या करते हैं, सिक्किम सेक्टर वाला निपटा लेते हैं। चाइना वांट प्रोग्रेस फर्स्ट इन सिक्किम सेक्टर। ठीक, अब सिक्किम सेक्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? ठीक है, 2005 में एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में सिक्किम सेक्टर को लेके, एग्रीमेंट ऑन पॉलिटिकल पैरामीटर्स एंड गाइडिंग प्रिंसिपल्स। तो किसी भी एग्रीमेंट में 2005 का एग्रीमेंट क्या कहता है कि हमारे बीच में कोई भी एग्रीमेंट होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे पॉलिटिकल पैरामीटर्स को फुलफिल करेंगे, उसके बाद फ्रेमवर्क एग्रीमेंट बनेगा, फिर डीएलिनेशन और डीमार्केशन होगा। अब ये डीएलिनेशन डीमार्केशन कब होगा? सबसे लास्ट में होगा। डीएलिनेशन मतलब मैप पे बनाना, ये इंडिया है, इधर चाइना है, मैप पे बनाना। और डीमार्केशन मतलब ऑन ग्राउंड जाकर बनाना। इनका ऑफर क्या कह रहा है कि सबसे पहले डीमार्केशन कर देंगे। जो चाइना ने ऑफर दिया है ना इसका अर्ली हार्वेस्ट का, उसमें कहा है कि सबसे पहले डीमार्केशन कर देंगे। तो ये उल्टी गंगा बहाने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना's प्रपोजल रिवर्स द सीक्वेंस, इंस्टेड ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव सेटलमेंट चाइना वांट सेक्टर वाइज सेटलमेंट। कॉम्प्रिहेंसिव सेटलमेंट हर एक बॉर्डर पे नहीं चाहता है कि हम इस बॉर्डर पे क्या कर लें, अभी सेटलमेंट कर लें। तो हम लोगों को ध्यान रखना होगा कि इंडिया और चाइना के बीच में इस सेक्टर के अंदर, यहां से सीधा ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ सकता है, नाथुला पास कौन से स्टेट में है? सिक्किम में है। चोला पास किस स्टेट में है? सिक्किम में है। डोकलाम सिक्किम में है। डोकला पास सिक्किम में है। तो ये जितने भी पासेस हैं, ये वाले डोकलाम, नाथुला और चोला, ये सब कहाँ है? सिक्किम के अंदर है। नाथुला और चोला पे 1967 में दोनों ही जगह क्या हो चुकी है? मेजर कन्फ्लिक्ट हुए थे इंडिया और चाइना के बीच में। हालांकि उन कन्फ्लिक्ट्स के अंदर इंडिया जीत गया था। क्यों जीत गया था इंडिया? क्योंकि स्ट्रेटेजिकली हम लोग यहां पर एडवांटेज पे हैं। सिक्किम के अंदर हम लोग हाइट पे हैं, ऊपर बैठे हैं, चाइनीज नीचे हैं, 4000 फीट नीचे हैं। वो ऊपर से पत्थर भी मारा ना तो गोली की रफ्तार से लगेगा। इसीलिए यहां पर इंडिया के पास एडवांटेज है। और अगर हमने इसके ऊपर क्या कर लिया, अगर हमने इसके ऊपर एग्रीमेंट कर लिया, बाकी तीनों को छोड़ दिया, तो जो एक इस एडवांटेजियस पोजीशन है अपने पास वो चली जाएगी। क्योंकि वहां पर जब ये कहां पर अरुणाचल प्रदेश में या लद्दाख के अंदर कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं, तो ये एक पॉइंट है जहां पर हम चाइना की हैंड ट्विस्टिंग कर सकते हैं। तो ऐसा पॉइंट इंडिया क्यों छोड़ेगा? और छोड़ना भी नहीं चाहिए, यही इस आर्टिकल में ये कह रहे हैं। ठीक है, तो कहां पर पड़ता है? ये डोकलाम, ये डोकलाम है, ये डोकलाम है। इधर भूटान है, इधर चाइना है, इधर इंडिया है। तो ट्राई जंक्शन पे है, ट्राई जंक्शन पे है। ठीक है, और यहाँ पर 73 डेज मिलिट्री स्टैंड ऑफ 2017 में हुआ था, काफी फेमस, काफी इसके बारे में चर्चा हुई पूरे देश भर में, आप लोगों को याद होगा। और इसी के पास में फिर हमारा चिकन नेक कॉरिडोर पड़ता है, which is very important to maintain the connectivity with northeastern states including Sikkim, Meghalaya, Mizoram, Tripura, Nagaland, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। तो उन सारे स्टेट्स के साथ कनेक्टिविटी बनाने के लिए सिर्फ ये 22-23 किलोमीटर चौड़ा ये पट्टी है, जिसको क्या बोलते हैं? चिकन नेक कॉरिडोर। तो ये चिकन नेक कॉरिडोर भी बिल्कुल, ये देखो, ये रहा, ये डोकलाम, ये डोकलाम है, ये है डोकलाम, ये चिकन नेक कॉरिडोर, ये नाथुला, ये चोला। तो ये सारे पासेस कहाँ? बिल्कुल चिकन नेक के पास पड़ते हैं। अगर वो कट ऑफ कर देता है चाइना कल को, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा दिक्कत की बात हो जाएगी। ठीक है, इसलिए स्ट्रेटेजिकली ये पोजीशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटेन करना। अब
ऑथर का रिकमेंडेशन क्या है? ये रिकमेंडेशन क्लैट वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिकमेंडेशन यही इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन रिकमेंडेड बाय द ऑथर इन द आर्टिकल? तो 4 स्टेटमेंट होंगे, उसमें से आपको चूज करना पड़ेगा कि ऑथर ने क्या रिकमेंड किया हुआ है। तो क्या रिकमेंड कर रहे हैं? नो स्टैंड अलोन सिक्किम सेटलमेंट, सिर्फ सिक्किम के ऊपर कोई सेटलमेंट नहीं होना चाहिए, सेपरेटली इसको रिजॉल्व नहीं करना चाहिए। पीस बिफोर प्रोग्रेस, पहले सबसे पहले नॉर्मलसी और पीस आनी चाहिए, उसके बाद कोई प्रोग्रेस होना चाहिए। और 2005 का जो फ्रेमवर्क है उसी के ऊपर हमें काम करना चाहिए। सबसे पहले पॉलिटिकल पैरामीटर्स, फिर उसके बाद फ्रेमवर्क, फिर उसके बाद डीएलिनेशन, फिर डीमार्केशन। ठीक है, डीएलिनेशन, डीलिमिटेशन भी वही चीज है, मैप के ऊपर बनाना। ठीक है ना। कॉम्प्रिहेंसिव सेटलमेंट, ऑल सेक्टर्स शुड बी एड्रेस्ड विद इन अ लार्ज फ्रेमवर्क, सारे सेक्टर्स के ऊपर एक साथ बात होनी चाहिए। और स्ट्रेटेजिक पेशेंस, अभी हम लोगों को क्या कि एक मुद्दा रिजॉल्व हो रहा है, ये देखकर जल्दबाजी में कोई भी सेटलमेंट नहीं कर लेना है, हम लोगों को पेशेंस दिखाना है। जब तक हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव डील नहीं होगी, इसके अंदर कूदना नहीं है, ये इस आर्टिकल में सजेस्ट कर रहे हैं। अब ऑफर है एमईए के पास, अब एमईए उसका क्या जवाब देती है?